नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन भाग 4। इसमें हम लोग जो है 1836 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक की जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पर इसके पहले मैं, चूँकि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो इसलिए एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते मेरी आपसे सलाह है कि देखिए, कोई भी बड़ी परीक्षा आप शॉर्टकट से कभी नहीं पास कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आप जो है बहुत कम समय में पढ़ाई करके या 5 मिनट में 10 मिनट में कोई चीज़, कोई वीडियो देख करके या कोई संक्षिप्त सी किताब वगैरह पढ़ के आप परीक्षाएं पास कर लेंगे, तो आप ये परीक्षाएं नहीं पास कर पाएंगे। क्योंकि पीसीएस, आईएएस वगैरह की परीक्षाएं, एसएससी की या और भी जो पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें पूरे देश के लोग सम्मिलित होते हैं अधिकांश परीक्षाओं में। और कुछ परीक्षाएँ जो है वो जिनमें जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ वगैरह है, इसमें तो आपको पता ही है पूरे देश के लोग सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की परीक्षाएं हैं। इसी तरह से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इधर देखने में आया है कि दूसरे राज्यों के बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें। तो उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण यही है कि सिलेक्शन उसे ही मिल सकता है जो अच्छे ढंग से पढ़ाई करेगा, विस्तार से चीज़ों को देखेगा। जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मैं ये वीडियो आपके लाभ के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं बीच में जितनी स्लाइड्स मैं दे रहा हूँ उसके 3 गुना मैं एक्सप्लेन करके और ज़्यादा आपको बताता हूँ। अगर आप केवल स्लाइड्स देखेंगे या आप ये सोचेंगे कि हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो आप केवल 25% ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट मत चलिए आप, मेरा ये कहना है। और रेगुलर पढ़ाई कीजिए, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, उसमें कोई ब्रेक मत कीजिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत के इस सीरीज के चौथे भाग की, जो 1836 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक का इतिहास आपको बताएगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी अवश्य आप दिया करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 1836 ईस्वी में मेटकाफ के उपरांत माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन वो किसी कारणवश से यह पद स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसका ये कहना था कि मैं अस्वस्थ हूँ और अस्वस्थता के चलते जो है मैं ये पद स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। तो इस तरह से जो है उसने इस पद को स्वीकार नहीं किया। तो मित्रों, उसके बाद दूसरा जो गवर्नर जनरल आया वो ऑकलैंड था। ऑकलैंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका समय था। हालांकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो है, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ऑकलैंड के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो उसे उपेक्षित कर देते हैं। लेकिन ऑकलैंड के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी जिनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो ऑकलैंड जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। 25 अगस्त 1784 ईस्वी में बेकेनहम में उसका जन्म हुआ था। उसका पिता जो है विलियम एडन उसका नाम था, जो ऑकलैंड का फर्स्ट लॉर्ड था, पहला लॉर्ड था उसका पिता जो है। और उसकी माँ एलेनोर जो है वो सर गिलबर्ट इलियट की पुत्री थी। तो लॉर्ड मिंटो जो था वो उसका मैटरनल अंकल था, या आप कह सकते हैं कि उसका मामा था। तो जब इसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के रूप में भारत में हुई 1836 ईस्वी में, तो 1836 से 1842 तक ये रहा। और इसके समय में बहुत सारी बातें हुई। तो सबसे पहले आप देखते हैं ब्लैक एक्ट पास हुआ। तो ब्लैक एक्ट क्या था? वास्तव में ये एक ऐसा कानून था जिसमें ये कहा गया कि जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस जो हैं उनका मुकदमा
वो कोई सिविल सूट है उनका या कोई नागरिक मुकदमा है उनका, तो वो मुकदमा जो है मुफासल या देश के अदालत में न चल करके या सदर अदालत में न चल करके वो सीधे उच्च अदालतों में ले जाया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप देखिए कि जिन अदालतों का अंग्रेज लोग ये दम्भ भरते थे, अंग्रेज लोग ये कहते थे कि ये अदालतें हमारी जो है एकदम निष्पक्ष हैं और इसमें पूरी तरह से न्याय होता है, और उन अदालतों में अधिकांश में जो जज वगैरह हुआ करते थे वो भी विदेशी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आप देखें कि उन अदालतों के ऊपर जो है यूरोपियंस को भरोसा नहीं था। भारतीयों के लिए तो वो कहते थे कि बहुत अच्छी अदालतें हैं और इनमें बहुत अच्छा न्याय होता है, हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यूरोपीय लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना पसंद करते थे। तो ये कानून जो है वो पास किया गया मुट्ठी भर लोगों के लिए, जो वाइट सेटलर्स हैं देश में, यानी जो गोरे लोग जो देश में बस गए हैं, उनका मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये कानून जो था इसकी बड़ी आलोचना हुई और इसे ब्लैक एक्ट कहा गया। इसी तरह से थोड़ा सा एजुकेशन के फील्ड में भी सुधार हुआ ऑकलैंड के समय में। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि मैकाले जो था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस था, पहले इसके पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था मैकाले के बारे में डिटेल में। मैकाले जो है प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस था, वो अध्यक्ष था पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी की। तो उसने जो है ऑकलैंड के साथ रहते हुए कुछ अच्छा काम किया, और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था वो ये था कि स्कॉलरशिप की जो है प्रथा प्रारंभ की गई, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी गई, और उसका कारण यह था कि भारतीय जो स्कॉलर्स थे, भारतीय स्कॉलर्स को प्रोत्साहित करना गवर्नमेंट स्कूल्स इत्यादि में। और दूसरा जो उसका प्रमुख कार्य यह था कि उसने भारतीयों की शिक्षा के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर वाज द एडॉप्शन ऑफ वर्नाक्यूलर्स। तो उसने वर्नाक्यूलर माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो मासेस थे, यानी कि जो आम लोग थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी कदम उठाए गए। उसके अलावा क्योंकि इसके लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो बार बार इसकी चर्चा करते थे और वो कहते थे कि मासेस को या आम जनता को शिक्षित करने के लिए जो है वो देशी भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसकी तरफ कदम उठाए गए। साथ ही साथ आप देखें कि ऑकलैंड जो था उसने ये देखा कि उसका जो पूर्ववर्ती था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, और तो मेडिकल साइंस को विस्तार देने के लिए, मेडिकल साइंस को और अच्छी तरह से पूरे देश में फैलाने के लिए ये कोशिश की गई ऑकलैंड के द्वारा कि लोगों को इसका ज्ञान हो। तो इसलिए मद्रास और बम्बई में मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ऑकलैंड का योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा मित्रों, ऑकलैंड ने और भी बहुत सारे काम किए। अब जैसे तीर्थ यात्रा कर, तो तीर्थ यात्रा कर जो है उससे बहुत आमदनी होती थी ब्रिटिश सरकार को, लगभग 30,000 पाउंड। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया, यानी कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, जिससे कंपनी को 30,000 पाउंड का घाटा हुआ, लेकिन वो उसकी सदाशयता थी। इसी तरह से हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप इत्यादि जो है वो कम किए गए। वास्तव में अगर आप देखें तो प्राय ऐसा होता था ऑकलैंड के पहले जो है कि बहुत सारे जो टेम्पल्स वगैरह थे या मंदिर वगैरह थे, तो वो सब जो है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा उनका प्रबंध किया जाता था। और जब हिंदुओं का कोई त्यौहार वगैरह होता था तो ब्रिटिश सैनिक जो है वहाँ परेड भी करते थे।
और उसके अलावा जो है हिंदू देवी देवताओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कुछ भेंट उपहार इत्यादि भी दिया जाता था। अब जैसे दुर्गा पूजा है, वो जगन्नाथ फेस्टिवल था, तो ऐसे समय में ये सब चीज़ें देखने में आती थी। हालांकि अब समय के साथ साथ थोड़ा परिवर्तन भी आया। लॉर्ड ऑकलैंड जो है उसने क्या किया कि उसने जो है अप्रैल 1840 ईस्वी में एक ऑर्डर पास किया, और उसके अलावा जो है उसने ये कहा कि अब जो टेम्पल से या मंदिरों से मिलने वाला जो राजस्व है वो जो पुजारी हैं मंदिरों के या जो प्रबंध करता है तो उनको सौंप दिया जाएगा। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि कंपनी की जो ट्रूप्स हैं या कंपनी के जो सैनिक हैं अब वो उत्सवों के अवसर पर वहाँ परेड इत्यादि नहीं करेंगे, और न तो कोई भेंट हिंदू देवी देवताओं के लिए न तो कोई भेंट उपहार इत्यादि देंगे। तो इस तरह से लोगों को अपनी जो धार्मिक मामले हैं उसके लिए जो है उनको स्वतंत्र कर दिया गया एक तरह से। तो ये एक अच्छा कदम था। साथ ही साथ देखिए नर बलि की प्रथा पर रोक लगाई उसने। भारत में बहुत सारे स्थान ऐसे भी थे जहाँ पे नर बलि दी जाती थी, खास करके जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो कुछ ट्राइब्स में या कुछ जनजातीय लोगों में इस तरह की जो है प्रथाएं थी, सेंट्रल हिमालयाज में और नीलगिरी वगैरह के क्षेत्रों में, और बहुत सारे बंजारे वगैरह थे जो है वो भी इस तरह की प्रथा में विश्वास रखते थे। तो ये किसी भी तरह से स्वीकार्य प्रथा नहीं थी, ये घृणित प्रथा थी जो है। तो ऑकलैंड ने इस पर रोक लगाई। उसका ये कहना था कि अगर आपको बलि देनी है तो आप बलि जो है वो पशुओं की दीजिए, नर बलि जो है वो किसी तरह से उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से उसने ये भी एक अच्छा काम किया। मित्रों 1837-38 का काल जो था वो बड़ा ही भयंकर काल था। देखा जाए क्यों भयंकर क्यों था, भयंकर इसलिए था कि उस काल में एक भीषण अकाल पड़ा, और यह इसका जो अकाल का जो विस्तार था वो अकाल का विस्तार दिल्ली से इलाहाबाद तक था, यानी पूरे दोआब क्षेत्र में काफ़ी भीषण अकाल पड़ा। 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। और ऑकलैंड ने अकाल के दौरान जो है बहुत सारे सराहनीय कार्य किए। उसने सरकार की तरफ से लोगों की काफ़ी मदद की, और लोगों को उसने प्रोत्साहित किया कि वो प्राइवेट चैरिटी करें, यानी कि दान इत्यादि दें जो है, और दान दें जिससे कि रिलीफ वर्क जो है वो आसानी से चलाया जा सके, यानी कि जो सहायता कार्य है वो पूरी तेज़ी से किया जा सके। और ऑकलैंड जो था वो उसने स्वयं अपनी जेब से भी काफ़ी मुक्त हस्त से धन खर्च किया, और अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी उसने लोगों की मदद की। तो ये जो ऑकलैंड का जो मानवीय चेहरा है उसे प्रदर्शित करता है। हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके अकाल पीड़ितों की मदद की, तो आप यहाँ ऑकलैंड का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से ऑकलैंड जो है वो हम ये देखते हैं कि वो एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो बहुत ही, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही जो है वो रेटिसेंट है, बहुत ही थोड़ा शाई नेचर का है, और बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत ही रोबस्ट फिगर था वो। और वो पॉम्प एंड शो यानी दिखावे वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, और अपना जो ऑफिशियल वर्क था उसे बड़े नियमित रूप से करता था, उसी में प्रसन्नता का अनुभव वो करता था। तो इस तरह से जो है उसके कार्यों से भी ये बातें सामने आती हैं। 1837 ईस्वी में ही
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की गई जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है मित्रों। और इस सोसाइटी को ऐसा कहा जाता है कि ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी या पहला राजनीतिक मंच था। हालांकि इसे जमींदारों के द्वारा जमींदारों के हित के लिए बनाया गया था, तो इसे जो है जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी पुकारते हैं कुछ लोग। तो राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र आदि जो थे वो इसके संस्थापक सदस्य थे। और तो ये आगे चल करके हम ये देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, तो वो इसी संस्था का आप ये कह सकते हैं कि बड़ा रूप था आगे चल करके। 1838 से 1842 का समय बड़ा महत्वपूर्ण था। आप देखें, इस काल में अफगानिस्तान का पहला युद्ध हुआ। तो 1826 ईस्वी से अफगानिस्तान में इसको डिटेल आप जो है वो पढ़ लीजिएगा, डिटेल किताबों में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मुख्य बातें ली हैं कि आखिर घटनाक्रम क्या था। तो अफगानिस्तान का प्रथम युद्ध 1826 से अफगानिस्तान में शाह शुजा को हटा करके दोस्त मोहम्मद शासन कर रहा था, और यानी कि पहले वहाँ का जो शासक था वो शाह शुजा था और बाद में दोस्त मोहम्मद बन गया। तो रणजीत सिंह ने 1823 में पेशावर पे अधिकार कर लिया था, जिससे सिख राज्य अफगानिस्तान के लिए एक खतरा बन गया था। शाह शुजा भी अपने खोए हुए राज्य को पुनः पाने का प्रयास कर रहा था। तो फारस का शासक मोहम्मद मिर्जा, जो कि रूस का मित्र था, तो कंधार का सरदार फारस की मदद से हिरात प्राप्त करना चाहता था। तो दोस्त मोहम्मद की स्थिति काफ़ी डामाडोल थी, और इसी समय फारस इस शर्त पर मित्रता करना चाहता था कि यदि वे उसे रणजीत सिंह से पेशावर दिला दें एवं रूस के विरुद्ध अफगानिस्तान का संरक्षण प्राप्त करवा दें। तो आप देखिए, मामला काफ़ी उलझा हुआ था। तो लॉर्ड ऑकलैंड का उत्तर न पा करके उसने रूस से संधि कर ली, अतएव मैकाले ने क्रुद्ध होकर के अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उसने 1838 में शाह शुजा एवं रणजीत सिंह से संधि कर ली। 1839 में दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया और शुजा को सिंहासन दिलाकर तथा उसकी रक्षा हेतु 10,000 अंग्रेजी सेना काबुल में छोड़कर अंग्रेज भारत आ गए। तो देखिए, अंग्रेज लोग किस तरह से दूसरों के झगड़े में टांग अड़ा करके अपना उल्लू सीधा करते थे, उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो शाह शुजा जो था वो उससे अफगान संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने उसके और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके राजदूत, जो अंग्रेज राजदूत था बर्न्स, और अंग्रेज सेनापति मैकनाटन को पराजित कर के मार डाला। तो ऑकलैंड की इस असफलता पर उसे वापस बुला लिया गया। ये मतलब एक उसके कैरियर पे एक धब्बे की तरह से थी। अब आइए मित्रों, हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर। महाराजा रणजीत सिंह जो है, जिन्होंने 1780 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक का उनका जो समय है वो है, 1780 में पैदा हुए, 1839 में उनकी मृत्यु हुई। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय की जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वो थी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु। तो अगले गवर्नर जनरल के बारे में हम बातचीत करें, तो इसलिए उसके पहले हम थोड़ा बातचीत जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कर लें। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था, और वो सिखों के सुकेर चकिया मिसल, 12 मिसलें होती थी, सिखों की 12 मिसलें होती थी, उन 12 मिसलों में एक मिसल थी सुकेर चकिया। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उस सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे, और जब वो बहुत छोटे से ही थे तभी जो है उनको चेचक निकल आई थी, जिसके कारण जो है वो
सारे शरीर पे उनके जो है चेचक के दाग पड़ गए थे और उनकी एक आंख भी जाती रही थी, तो इसलिए उनको द वन आइड बॉय कहा जाता था कि एक आंख वाला लड़का। लेकिन वो बचपन से ही जो है वो बहुत ही ज़हीन थे, बहुत ही उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे, बहुत ही बहादुर थे। तो जब वो केवल 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और यंग होते हुए भी उन्होंने राज्य का जो कार्य था वो संभाल लिया। राज्य कार्य जो है वो उनकी माता और दीवान लखपत राय जो थे, इन दोनों की सहायता से उन्होंने अपना राज्य कार्य संभाल लिया। और जब वो 17 साल के हो गए तो 17 साल के होने के बाद फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, रणजीत सिंह बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, बहुत ही होशियार व्यक्ति थे और उन्होंने अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाला। और तो रणजीत सिंह के बारे में, रणजीत सिंह जो थे वो आपके इसके पहले हमने जो है जो पिछले एपिसोड्स हैं उन एपिसोड्स में हमने जो है वो रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के संबंधों के ऊपर जो है हमने काफ़ी बातचीत की है। तो रणजीत सिंह के जो अंग्रेज़ों के संबंध थे वो काफ़ी घटनापूर्ण थे। आप देखिए 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी जिसका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया था। वो हमने आपको पहले के जो एपिसोड्स हैं उनमें मैंने आपको अमृतसर की संधि के बारे में बताया था जो है। तो ये जो संधि थी इसमें ये हुआ था कि सतलज नदी के उत्तर के 45 परगनों पर रणजीत सिंह का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था। दूसरी बात उसमें यह हुई थी कि रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में न बढ़ने का वादा किया था और अंग्रेजों ने सतलज नदी के पश्चिम में न बढ़ने का आश्वासन दिया था। तो यानी कि अमृतसर की जो संधि थी वो एक तरह से आप समझ लीजिए सतलज नदी को बाउंड्री मान लिया गया था और दोनों ही अंग्रेजों ने और उसको जो है रणजीत सिंह की राज्यों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई थी। तो दोनों ने एक दूसरे का मित्र बने रहने का वायदा किया था। तो इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अस्थायी मित्रता स्थापित हो गई थी और रणजीत सिंह ने जो है इसे अपने जीवन पर्यंत निभाया भी। तो रणजीत सिंह जो थे वो उनका भारतीय इतिहास में बड़ा प्रभावशाली स्थान है। उनके बारे में अंग्रेज इतिहासकारों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उनकी बहुत तारीफ की है। तो उनके अंदर सैनिक योग्यता बहुत ज़्यादा थी, बहुत दृढ़ व्यक्ति थे और एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकोमोंट जो है वो उनके बारे में कहता है कि रणजीत सिंह एक असाधारण व्यक्ति है। उसे जो है वो ये कहता था कि रणजीत सिंह जो है वो ही जस्ट लाइक, वो ये कहता था कि बोनापार्ट इन मिनिएचर, यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी में कि छोटा बोनापार्ट था, यानी बोनापार्ट इन मिनिएचर। तो वो छोटा बोनापार्ट था, यानी उसकी तुलना नेपोलियन से की है। इसी तरह से हंटर जो है वो उसके बारे में लिखता है कि ही कन्वर्टेड सिख आर्मी इनटू एन इंजन ऑफ टेरिबल एफिशिएंसी, कि उसने जो है खालसा सेना को असीम शक्ति का आधार बना दिया। वो एक ऐसा सैनिक संगठन उन्होंने बना दिया जो कि बहुत ही मजबूत सेना के रूप में परिवर्तित हो गया। उसे लौह सेना के, क्रॉमवेल तो उसे उनकी सेना को लौह सेना कहता था, यानी कि आयरन साइट्स। ओलिवर क्रॉमवेल जो है उसको लौह सेना के नाम से पुकारता था। रणजीत सिंह के शासन की एक मुख्य विशेषता ये थी कि उन्होंने खालसा सेना का संगठन किया था और इस सेना में प्रायः पहले जो है वो घुड़सवार हुआ करते थे और कितने घुड़सवार थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये था कि
ये सेना जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेना थी। इसके अलावा पैदल सेना भी थी और तोपखाना भी था उनके पास। तो उन्होंने यूरोपीय शस्त्रों और युद्ध कला के आधार पे अपनी सेना का संगठन किया था जो है, और एक विशेष सेना जो है उनकी बनाई थी जिसे कहा जाता था फौज ए खास। तो फौज ए खास जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सेना का अंग था जो है, जिसमें फ्रांसीसी अधिकारी नियुक्त किए गए थे और वो सैनिकों को प्रशिक्षित करते थे। इसी तरह से तोपखाना जो था उसमें एक अलग अधिकारी की नियुक्ति होती थी जिसे दरोगा ए तोपखाना कहा जाता था। तो मित्रों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो है वो रणजीत सिंह से जो समझौता किया था, उस समझौते के अनुसार जो है उन्होंने जो है कुछ समय तक तो उसका पालन किया, लेकिन आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर अंग्रेज़ों की नज़र पंजाब के ऊपर लगी हुई थी, और किस तरह से उन्होंने पंजाब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया इसके बारे में हम लोग जो है जानते ही हैं। अभी कुछ बातें हम देख चुके हैं, कुछ आगे के जो है वो कड़ियों में हम देखेंगे। तो इतिहासकारों ने रणजीत सिंह की तुलना शिवाजी से की है। रणजीत सिंह और शिवाजी में देखा जाए तो काफ़ी अंतर था, लेकिन बहुत सारी समानता भी थी। समानता ये थी कि दोनों ही बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। दोनों ने अपनी मेधा से, अपनी शक्ति से, अपने बुद्धिबल से और अपने कूटनीतिक चातुर्य से अपने राज्य को समृद्ध किया था। तो क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात न कर करके मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप रणजीत सिंह के बारे में डिटेल में अवश्य पढ़ें पुस्तकों में। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। तो 1842 से 44 तक आप देखते हैं जो अगला गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड एलिनबरा था। लॉर्ड एलिनबरा के समय में जो मुख्य घटना हुई वो ये हुई कि सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सिंध जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत था, आजकल पाकिस्तान में है जैसा कि आप जानते हैं, और सिंध महत्वपूर्ण प्रांत था। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो प्राचीनतम जो सभ्यता थी, सिंध घाटी की सभ्यता भी उसको कहा जाता है वहाँ। तो ये जो इलाका था, ये इलाका बड़ा समृद्ध इलाका था प्राचीन काल से ही, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी जिसे आप कहते हैं कि रणनीतिक दृष्टि से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसलिए सिंध पे अधिकार करना चाहते थे अंग्रेज लोग। तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध का गवर्नर बना दिया गया, सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला के, और वहाँ के अमीरों को निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि अब वो सिंध जो है बहुत कमज़ोर हो चुका था उस समय। तो अंग्रेज़ों ने उसे अब मिला लिया। अब रणजीत सिंह जैसे लोग भी नहीं थे जो कि उसकी सुरक्षा कर सकें। तो सिंध विजय का कारण ये बताया गया कि सीमांत सुरक्षा और गजनी कंधार के आक्रमणों से सुरक्षा। तो वास्तव में उन्हें डर था कि कोई दूसरी ताकत उस रास्ते से आकर के जो है इनके भारतीय साम्राज्य के ऊपर हमला न कर दे। तो इसलिए भी ये शुरू से ही था, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इनको नेपोलियन से भी खतरा था। तो अंग्रेज बोलन दर्रे पर अपना अधिकार करना चाहते थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की अस्त व्यस्त राजनीति के कारण भी अंग्रेज लोग जो है वो सिंध के ऊपर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। दूसरी बात इसके समय में जो हुई वो ग्वालियर ने अंग्रेजों से पराजित होकर के संधि कर ली, जिसके अनुसार उनकी सेना घटा करके केवल 9000 कर दी गई। साथ ही साथ वो 10,000 सैनिकों की एक अंग्रेजी सेना को भी अपने खर्च पर अपने राज्य में रखने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ये वही ग्वालियर है, आप देखिए, जहाँ कभी सिंधिया लोगों की तूती बोलती थी, लेकिन अब वो कितना कमज़ोर हो गया धीरे धीरे सहायक संधि स्वीकार करने के बाद। 1843 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, और इसके ऊपर हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। इसके लिए ये जो सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं वगैरह हैं, इनके ऊपर मैं एक अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, और जिसमें जितनी भी संस्थाएं हैं सारी संस्थाओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब 1844 से 1848 ईस्वी में
लॉर्ड हार्डिंज भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया जो है। तो लॉर्ड हार्डिंज के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें जैसे आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रथम जो है आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंज के समय में हुआ। लेकिन इसके पहले मित्रों की हम बातचीत करें इस पर थोड़ा सा लॉर्ड हार्डिंज का जो आपसे परिचय करा देना उचित समझता हूँ। तो लॉर्ड हार्डिंज जो है वो इसका जन्म 30 मार्च 1785 ईस्वी को हुआ था और इसका पिता जो है वो रेवरेंड हेनरी हार्डिंज था उसका नाम। तो लॉर्ड हार्डिंज का पिता जो है वो इंग्लैंड में अच्छे अच्छे पदों पे रह चुका था, तो एक अच्छे परिवार से आता था और ये कहा जाता है कि नेपोलियन के विरुद्ध भी जो है उसके परिवार ने बहादुरी दिखाई थी, तो इसलिए जो है उसे जो है उसके परिवार को नेपोलियन की तलवार भी जो है वो भेंट की गई थी। फिलहाल हमारा जो भारत से मतलब है, तो लॉर्ड हार्डिंज जो था वो एक बहादुर सैनिक था और एक बहुत ही बुद्धिमान राजनेता था। लॉर्ड हार्डिंज जो था वो उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और इसी कारण से, चूंकि वो एक अच्छा सैनिक भी था और एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था, अच्छा राजनेता भी था, तो इसी कारण से उसको गवर्नर जनरल बनाने का निर्णय किया गया। तो जैसा कि आप देखते हैं कि उसके समय में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनमें पहली घटना जो थी वो 1844-45 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका इतिहास आपको जब पंजाब के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसका इतिहास आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ मैंने मुख्य बातें आपको आपके लिए लिख दी हैं। रणजीत सिंह के 3 पुत्र थे, ये नाम याद रखिए आप, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। तो जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पुत्र खड़क सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 1840 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया। नौनिहाल सिंह भी एक दुर्घटना में मारा गया। अब बचा शेर सिंह, तो शेर सिंह की भी हत्या कर दी गई 1842 में। और शेर सिंह के पुत्र हीरा सिंह ने एक अल्पायु लड़के दलीप सिंह को और तथा उसकी राजा जो है उसकी माता झिंडन को रानी घोषित किया और कुछ समय बाद लेकिन हीरा सिंह भी मारा गया। तो आप देख रहे हैं एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं यहाँ पे। तो ये राज सत्ता जो है वो कितनी भयानक होती है, इससे आप समझ सकते हैं कि सत्ता के लिए नाते रिश्ते सब जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सत्ता में आने के लिए कोई किसी की भी हत्या कर सकता है। कुछ समय बाद हीरा सिंह भी मार डाला गया। 1845 में जवाहर सिंह के मारे जाने पर सारी शक्ति वजीर लाल सिंह और रानी झिंडन के हाथ में आ गई। तो मित्रों, ग्वालियर ने इस बीच में अंग्रेजों से पराजित होकर के तो ये अब ठीक है। तो आप देखें कि सारी शक्ति जो है वो किसके हाथ में आ गई? वजीर लाल सिंह और रानी झिंडन के हाथ में आ गई। तो इन सब षड्यंत्रों से सेना की शक्ति बढ़ गई
जिसे कम करने के लिए उससे सेना बड़ी मजबूत थी, सेना भी जो है हस्तक्षेप करती थी। पता नहीं उस इलाके का कुछ ऐसा है ही है, आज भी आप देखिए उस इलाके में जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वहाँ सेना जो है हावी रहती है। तो इन सब षड्यंत्रों से सेना की शक्ति बढ़ गई, जिसे कम करने के लिए रानी झिंडन और लाल सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध करने का निश्चय किया। उनको ऐसा लगा कि थोड़ा सेना की ताकत कम हो जाएगी युद्ध करने पर, तो युद्ध में पराजित होकर के सिखों ने, अब युद्ध की घटनाओं का हम यहाँ पूरा वर्णन नहीं कर रहे हैं, युद्ध हुआ, युद्ध में उनकी सेना पराजित हो गई। तो पराजित होकर सिखों ने 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि की। और लाहौर की संधि की तो इस संधि के अनुसार जो है वो सिखों के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया, और साथ ही साथ जो है उसके बहुत सारे इलाके जो है वो उनसे छीन लिए गए। और इलाके छीनने के बाद अब आप देखिए कि जो कश्मीर था, वो कश्मीर जो है वो किसे दे दिया गया, कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह को दे दिया गया। बदले में उनसे गुलाब सिंह से 1 करोड़ रुपया वसूला गया। तो इस तरह से 1 करोड़ रुपए में आप ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर था उसे गुलाब सिंह को बेच दिया गया। और लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई, अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो। तो ये जो संधि थी, जो लाहौर की संधि थी, जो कि 1 मार्च 1846 को हुई थी, कहीं कहीं 9 मार्च मिलता है, तो आप फिलहाल आप मार्च 1846 ही आप इसको समझें। अधिकांश पुस्तकों में 9 मार्च है। तो महाराजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के सभी भूभागों से अपना अधिकार हटा लिया, और ब्यास और सतलज नदी के बीच की जो भूमि थी वहाँ के सभी किलों पर से उन्होंने जो है अपना अधिकार हटा लिया। जैसे हमने बताया कि सिखों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, कहीं कहीं 1.5 करोड़ भी मिलता है। ठीक है, 1.5 करोड़ मिलता है। 1.5 करोड़ की एक्चुअल में मांग की थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया। और जैसे हमने आपको बताया कि गुलाब सिंह को बेच दिया गया कश्मीर को, और 50 लाख रुपए महाराजा को शीघ्र ही चुकाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ जो है उनकी सेना की संख्या भी घटा दी गई। सेना की संख्या जो है वो 12,000 घुड़सवार और 25 बटालियन पैदल सेना जो है वो निश्चित कर दी गई। तोपों पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जिन तोपों का इस्तेमाल किया था सिखों ने, उन तोपों के ऊपर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। और साथ ही साथ जो है उनको अंग्रेज सरकार को कॉरिडोर भी देना पड़ा कि अगर कभी अंग्रेज सेना इधर से जाती है तो उनको रास्ता देना पड़ेगा पंजाब को। तो इस तरह से, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसे कि आप देखते हैं कि रणजीत सिंह के समय से ही सेना में बहुत सारे विदेशी लोगों की नियुक्ति होती थी, विदेशी ढंग पे सेना का संगठन किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये कहा गया कि बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के किसी दूसरे अमेरिकन या यूरोपियन की नियुक्ति नहीं होगी। तो इस तरह से जो है दलीप सिंह को सिखों का राजा मान लिया गया, और रानी जिंदन को उसका संरक्षक माना गया, और लाल सिंह को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया गया। और तो इस तरह से जो है दलीप सिंह की रक्षा के नाम पे पंजाब में एक सेना भी रख दी गई, जो कि 1846 ईस्वी तक वहां रही। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस संधि से कोई भी फायदा नहीं हुआ, और अब धीरे धीरे जो है पंजाब राज्य जो है वो समाप्ति की ओर
तो आइए अब 1848 से 1856 की बात करें। 1848 से 1856 का जो समय था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ हम ये देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सिख सरदार अपनी खोई हुई शक्ति वापस प्राप्त करना चाहते थे। रानी जिंदन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था अंग्रेजों द्वारा, उससे वो क्रुद्ध थे, क्योंकि सिख लोग जो है वो बड़ी ही बहादुर जाति है, एक बहुत बहादुर कौम है, और ये अपने वतन के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। तो इसके अलावा तो अंग्रेजों ने मुल्तान के गवर्नर मूलराज से भी बहुत असभ्य व्यवहार किया था, जिससे कि अंग्रेज लोग रुष्ट हो गए थे। तो इस युद्ध में पंजाब को पूरी तरह से दोबारा जो युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, हम घटनाओं में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो घटनाएं आप पढ़ लें किताबों में। इतना आप याद रखें कि सिखों की पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को पूरी तरह से मिला लिया गया। अब आइए डलहौजी की जो नीतियां हैं थोड़ी सी उसकी हम बातचीत कर लें। डलहौजी के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई थी और इनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अथवा हड़प नीति क्या थी है कि अगर किसी देशी राजा के अपनी संतान नहीं होती थी तो वो किसी दूसरे के पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। तो डलहौजी ने इस नीति के द्वारा यही तय किया कि कोई भी देशी नरेश जिनका अपना पुत्र नहीं हो, बिना ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के किसी को भी गोद नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये बहुत ही चतुराई से उसने इस तरह का काम किया डलहौजी ने, कि जिससे कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का या हड़प नीति का प्रयोग करके किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिला सकता था। तो गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के या बिना उनकी मान्यता के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। तो इस नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को धीरे धीरे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो है वो मिला लिया। अब उसमें बहुत सारे राज्य थे, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर इत्यादि जो थे, इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरफ जो है उसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो सतारा जो था उनका पहला शिकार हुआ। सतारा को 1848 ईस्वी में इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा जो है वो तो इसी तरह से और भी दूसरे राज्य थे। अब जैसे बरार प्रांत था, तो बरार प्रांत जो है वो कॉटन की खेती के लिए बड़ा मशहूर था। तो कॉटन की खेती के कारण जो है वो जो मैनचेस्टर में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, जो कपड़े की मिलें वगैरह थी, तो वहाँ रुई की ज़रूरत थी। तो इसलिए जो है उन्होंने 1853 ईस्वी में उन्होंने ये कहा कि भाई बरार जो है वो निजाम ने के अधीन आता था। तो उन्होंने कहा कि निजाम ने जो है वो बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था कंपनी से और उसे चुका नहीं पाया, तो उसके एवज में जो है उन्होंने बरार प्रांत उससे छीन लिया। हालांकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं था, लेकिन बरार प्रांत के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इसी तरह से मित्रों 1852 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो कि एक संगठन था। तो पहले के जो संगठन थे वो जैसे हमने अभी बातचीत की थी लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह की, तो वो सब इसमें विलय हो गए और भी जो संगठन थे। और एक बड़ा संगठन बना। इसके समय में बहुत सारे और भी तकनीकी काम वगैरह भी हुए। अब जैसे टेलीग्राम विभाग की स्थापना की गई 1852 में। 1852 में ही द्वितीय अंग्रेज बर्मी युद्ध हुआ। इस युद्ध के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, स्पष्ट है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे हमारे यहाँ के, उत्तर पूर्व के, उनके ऊपर भी जो है वो पूरा अपना अधिकार रखना चाहते थे।
दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज जो है वो बर्मा, उस समय बर्मा बोलते थे, आजकल म्यांमार बोलते हैं, उसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, आजकल यागून कहते हैं। तो दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज बर्मा सरकार को व्यापारिक कर नहीं देना चाहते थे। तीसरा कारण यह था कि बर्मा का जो नया राजा था थेरावदी, वो पुराने राजा और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं था। हमने पहले के एपिसोड्स में प्रथम अंग्रेज बर्मी युद्ध के ऊपर चर्चा की है, वो आप देखिएगा। तो 1852 में बर्मा के अंग्रेज व्यापारियों ने अपने व्यापार संबंधी कठिनाइयों का विवरण डलहौजी को भेजा। एक्चुअल में उनको लड़ने का कोई बहाना चाहिए था, तो व्यापारियों को इस्तेमाल किया गया। व्यापारियों ने बताया कि हमें बहुत तकलीफ दी जाती है, हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है, हमारा जीना मुहाल हो गया है। तो मतलब इस तरह की बातें उन्होंने डलहौजी को भेजी। इस पर डलहौजी ने इसे यांडबू की संधि का उल्लंघन माना और ये आरोप लगा करके कि आपने यांडबू की संधि का उल्लंघन किया है, उसने लैम्बर्ट के साथ 3 जहाज़ों को भेजा। तो उन जहाज़ों के नाम थे फॉक्स, प्रॉस्पराइन और तेनासेरिम। हमने इसलिए दे दिया है कि हो सकता है कभी पूछ ले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन कौन से जहाज़ थे। तो एक जहाजी बेड़ा जो है रंगून भेजा, जिसमें तो वहाँ पे जो है उस जहाजी बेड़े ने उनको पराजित करके मर्तबान, रंगून, बेसिन और पेगू को जीत लिया और लोअर बर्मा को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। 1853 में निजाम पर सहायक सेना रखने का ऋण हो गया था, जिससे निजाम ने बरार प्रांत अंग्रेजों को दे दिया, जिसकी अभी हमने चर्चा की। हमने बताया कि वास्तव में वहाँ कॉटन की खेती के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और मैनचेस्टर की मिलों के लिए रुई की ज़रूरत थी, तो वो उस इलाके को कब्जा करना चाहते थे। तो ये आरोप लगा करके कि आपने कर्ज नहीं चुकाया, तो बदले में उनसे बरार ले लिया। इसी समय बम्बई से थाना का रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इसी साल आप कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का भी निर्माण हुआ। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण घटना हुई इस समय कि 1853 ईस्वी का जो नया चार्टर एक्ट, हम पहले भी चार्टर एक्ट के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, हमने पहले के एपिसोड्स में भी किया है। 1813 का, 33 का, अब 53 का आ गया। तो कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण हर 20 साल बाद होता था, तो 53 में हुआ, और जिसके अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 का चुनाव पार्लियामेंट के द्वारा निश्चित हुआ। डायरेक्टरों के अधिकार एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। भारत में योग्य पदों के लिए परीक्षा की भी व्यवस्था की गई, यानी बड़े बड़े पदों पे जो नियुक्ति होती थी, तो ये हुआ कि भाई योग्य लोग उसमें जाएं, तो इसके लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो उसकी शुरुआत उसी समय से हुई, अब ये आप समझ लें। तो गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई, बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट पर का जो है कंपनी के ऊपर जो ग्रिप है, जिसे कहते हैं पकड़, बहुत मजबूत हो गई। तो ये मोटी मोटी बातें थी इस चार्टर एक्ट की। 1854 में ही देखिए पोस्टल एक्ट पास किया गया और विभिन्न स्थानों पर डाक खाने स्थापित किए गए, जिससे कि चिट्ठी पत्री का आना जाना सुगम हो गया। तो ये सब जो है ये व्यवस्थाएं डलहौजी के समय में हुई। एक और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ इस काल में। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी सरकारी डिस्पैच है। मित्रों, शिक्षा के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाली हुई है, उसे आप देखिएगा, तो उसमें आपको पूरी जो शिक्षा व्यवस्था शुरू से लेके कलकत्ता मदरसा से लेके आखिर तक आपको पूरा उसमें मिलेगा। तो सर चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी सरकारी डिस्पैच जो है वो एक विज्ञप्ति थी शिक्षा के बारे में, जिसके द्वारा भारत सरकार को जन शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ मासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व लेने को कहा गया। उसमें को ये कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा को यथावत रखा जाए, जो मैकाले ने शुरू किया था, और भारतीय ज्ञान को अंग्रेजी माध्यम से सीखने पर बल दिया गया। उन्होंने ये कहा कि भारत की जो नॉलेज सिस्टम है उसको इंग्लिश मीडियम से सिखाया जाए। एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की भी इसमें सिफारिश की गई। बम्बई यानी कि जो मास्टर्स के लिए ये कहा गया कि भाई लोगों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में भी पढ़ें और देसी भाषा में भी पढ़ें, तो इस तरह के स्कूल कॉलेज बनाए जाए। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई,
व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की गई, स्त्री शिक्षा को बढ़ाने पर बल दिया गया और शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी, ट्रेनिंग ऑफ या टीचर्स ट्रेनिंग की भी सिफारिश की गई इसमें। तो आप यहाँ से देखते हैं कि शिक्षा का स्वरूप जो है उसमें काफ़ी बदलाव आया। इसके बाद 1854 में ही नागपुर और झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नागपुर के जो शासक थे उनके भी जो है कोई संतान नहीं थी। अब जैसे आप जानते हैं, अब रानी झांसी का नाम आपने सुना ही है कि रानी झांसी जो है वो उनके कोई पुत्र नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि उनका जो राज्य था, उनके राज्य को भी जो है वो मिला लिया गया अंग्रेजी राज्य में। और फिर उन्होंने विद्रोह वगैरह किया, जिनकी कहानी हम और आप जानते हैं, आगे भी हम देखेंगे। 1857 का विद्रोह हुआ तो किस तरह से रानी झांसी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल जो है एक जनजाति थी जो भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों तक फैली हुई थी, विस्तृत थी बिहार में। और तो उसका दमन कर दिया गया। 55-56 में हुआ था ये, साल भर में ही। तो ये सीदो और कान्हो नाम के दो भाइयों ने के नेतृत्व में हुआ था। तो एक्चुअल में उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था महाजनों के द्वारा, साहूकारों, जमींदारों इत्यादि के द्वारा। और बहुत सारे जो बाहरी वहाँ पे आ गए थे शोषक वर्ग के लोग, जो इनको दिकू दिकू कहते थे, तो उनके विरुद्ध जो है ये आंदोलन था। और ये आंदोलन बहुत ही निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी, आप कह सकते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं कि ढेर सारे जनजातीय आंदोलन हुए, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। आप जानते हैं कि बहुत दिनों से जो अंग्रेज लोग जो थे उनकी नज़र अवध पे थी। शुरू से ही प्लासी के युद्ध के बाद से ही जो है बक्सर का युद्ध हुआ, तभी से जो है अवध एक तरह से उनके ग्रिप में था। वो अवध को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, तो कुशासन का आरोप लगा दिया। इसी तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर जो है वो विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। मित्रों, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें जो समाज सुधार आंदोलन वगैरह के ऊपर है वो, तो उन्हें आप देखिएगा तो आपको डिटेल में उसमें मिलेगा। एक विश्वविद्यालय एक्ट भी बनाया गया और आगे चल करके आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय वुड्स डिस्पैच में जो विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी जगह जगह, तो आगे विश्वविद्यालयों की स्थापना भी होती है। लॉर्ड कैनिंग को 1856 में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो मित्रों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि अब आगे जो है लॉर्ड कैनिंग वगैरह के बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। अगले जो हमारी कड़ियाँ होंगी उनको आप ध्यान से देखिएगा। आगे अभी मैं आपको 1857 के विद्रोह में के बारे में अगला भाग, जो छठा भाग होगा, वो लेकर के आऊँगा। और तो जल्दी ही कोशिश करूँगा 2-3 दिन के अंदर उसको आपके सामने ले आऊँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये चर्चा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।